Assalamu alaikum dear students, I hope you all are fine. Chemistry, grade 11, third chapter chemical bonding, knowledge 3.4 जो कि किताब का आखिरी नॉलेज है. इस नॉलेज में बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं? अंडरस्टैंडिंग वैंडरवाल एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स. मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स क्या है? बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर में पढ़ा के आए हैं आपको. वेस्पर मॉडल पढ़ा, उसके बाद इनसाइड जो बॉन्ड बनता है कोवलेंट बॉन्ड, उसके अंदर थ्योरीज कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं वो सारी हमने पढ़ी है. अब हमने इनसाइड मॉलिक्यूल तो पढ़ लिया, विद इन अ मॉलिक्यूल तो पढ़ लिया हमने. विद इन अ मॉलिक्यूल क्या चीज है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स क्या होता है वो अब हमने पढ़ना है. अब बिटवीन द मॉलिक्यूल से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये बोलूं कि हम लोग ये तो सीख चुके हैं कि ए एंड बी अगर ये कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच हैं, इस जगह पे क्या हो रहा है, यहां पर होने वाले तमाम इवेंट्स को हम, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक इवेंट हो चाहे वो मैक्रोस्कोपिक इवेंट हो, हम पढ़ चुके हैं. सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, इसी तरह का सपोज एक और मॉलिक्यूल है ए एंड बी. अब ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान का जो मामला है, इनसाइड मॉलिक्यूल क्या है वो हमें पता है. बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या मामला है वो अब हमने डिस्कस करना है. इसी को कहते हैं वैंडरवाल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स. इस नॉलेज के अंडर जो हमने एसएलओस कवर करने हैं अलोंग देयर एसएलओ नंबर्स, वो मैंने यहां मेंशन किए हैं. सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे द टाइप्स ऑफ वैंडरवाल फोर्सेस. वैंडरवाल फोर्सेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं, इंक्लूडिंग इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल जिसका शॉर्ट फॉर्म है आईडी. आईडी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, ऑल्सो कॉल्ड लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, परमानेंट डाइपोल, परमानेंट डाइपोल इसका पीडी डैश पीडी, ये इसका सिंबल है, ये वाली फोर्सेस देखेंगे. इंक्लूडिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ेंगे. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ परमानेंट डाइपोल फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स वेयर हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ये पहला एसएलओ. ये जितने भी नाम लिए गए हैं, जितनी भी ये टाइप्स बताई गई हैं फोर्सेस की, ऑल दे आर बिलोंग्स टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस. हम इसको इस हाइडिंग के अंडर पहले डिस्कस करेंगे. अगला एसएलओ है जो हमने सीखना है, डिस्क्राइब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लिमिट्स टू इस मॉलिक्यूल कंटेनिंग नाइट्रोजन हाइड्रोजन OH एंड HF ग्रुप. यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है वो तो हम सीखेंगे, साथ में इसकी लिमिटेड स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन लिमिटेड स्ट्रक्चर्स में ऑपरेट करेगी, इंक्लूडिंग अमोनिया, वाटर, HF एज अ सिंपल एग्जांपल. अगला एसएलओ है यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन द एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर आइस. ये वाला जो एसएलओ है ये हमारे सेकंड यानी चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से डिस्कस किया जाएगा. यहां नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि इसकी ओरिजिन चैप्टर 4 में है. अगला एसएलओ है स्टेट दैट इन जनरल आयनिक कोवलेंट एंड मेटालिक बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस. स्किल जो हमें अचीव होगी इन एसएलओस को समझने के बाद, स्किल दैट स्टूडेंट कैन एक्सपेक्टेड टू डेवलप analyzing and apply the concept of hydrogen bonding and van der Waals forces to explain molecular interactions, properties such as anomalous properties of water. The skill also include the ability to distinguish between the strength of different type of bonding intermolecular forces in various substances. Dear students, ये जो मैं आपको सारे एसएलओस आपको पढ़ाऊंगा ये 2 लेक्चर्स में हमारे कवर होंगे. इनमें से बेशतर एसएलओ ऐसे हैं जो 9th 10th में आप सीख के आए हैं. स्पेशली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं. फर्दर डिटेल हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपके साथ कुछ सिमुलेशन डिस्कस करना चाह रहा हूं, आपकी राय लेना चाह रहा हूं ताकि आप ये समझ सकें कि हम किन चीजों को पढ़ने वाले. जी डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको वहां ले चलते. जी ठीक है.
सबसे पहली चीज, इस डायग्राम को जब आप देखते हैं तो ये डायग्राम आपके लिए कोई हैरानगी का बायस नहीं है। आप इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम वेव मैकेनिक मॉडल है वो समझ चुके हैं, और ये दो एटम्स जो आपस में कंबाइन है और ये उनकी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है बिटवीन द न्यूक्लियाई, ये चीज आप समझ चुके हैं। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में इन्हीं चीजों को समझा है। अब थोड़ा हम आगे मूव करते हैं फर्दर। अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स, ये आपको एक मॉलिक्यूल नजर आ रहा है जिसके एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज है और एक एंड पे नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह इसी बॉक्स में आपको एक और मॉलिक्यूल नजर आ रहा है जिसमें आप किसी तरह का चार्ज नहीं देख रहे। तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स को हम दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, आइदर दे विल बी पोलर एंड दे विल बी नॉन पोलर। अच्छा, आप में से कोई बच्चा ये कंफ्यूज ना हो कि ये पॉजिटिव केटाइन है और ये नेगेटिव एनाइन है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये पार्शियल पॉजिटिव एंड है और ये पार्शियल नेगेटिव एंड है। ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, याद रखिएगा, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये मॉलिक्यूल है। और ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एंड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और एक एंड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, याद रखिएगा। अब ये सॉफ्टवेयर के अंदर उसने प्लस माइनस लिख दिया है, अदरवाइज ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव है। अच्छा जी, अब अगर मैं इनको एक दूसरे के पास लेके आता हूं तो आप अगर थोड़ा नोट करें तो पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड के दरमियान में बकायदा आप अट्रैक्शन देख रहे हैं। ये देखें, ये प्लस और माइनस के दरमियान में आपको अट्रैक्शन नजर आ रही है। इसी तरह ये देखें, जैसे ही मैं इनको इनके एंड्स को क्लोज करता हूं तो इनके अंदर एक खास तरह की अट्रैक्शन डेवलप होती है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये मॉलिक्यूल के अंदर है या दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में है, तो डेफिनेटली आपका जवाब होगा कि ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में है। लिहाजा ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अट्रैक्शन है, तो इस अट्रैक्शन को हम बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इसका कोई खास नाम भी होगा, एक जनरल बड़ा नाम तो दे दिया आपने, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की इस टाइप को जिसके एक मॉलिक्यूल के एंड पे पार्शियल पॉजिटिव हो, एक पे नेगेटिव हो, इसे हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल डाइपोल फोर्स इज एन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो कि दो पोल्स के दरमियान में अगर पाई जाएगी तो उसका नाम होगा डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब दूसरी तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल पे ना तो प्लस है ना तो माइनस है, लेकिन फिर भी जब मैं इनको करीब करता हूं तो इनके अंदर भी अट्रैक्शंस पैदा हो रही हैं, या वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं इनके अंदर भी अट्रैक्शंस आ रही हैं। इसका मतलब यहां से एक बात हमें समझ आई कि जरूरी नहीं कि मॉलिक्यूल्स पे पोल्स हों, जरूरी नहीं कि मॉलिक्यूल पे प्लस माइनस हो तो अट्रैक्शन होती है, उसके अलावा भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अट्रैक्शन पैदा हो सकती है। कैसे, क्यों, वो आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि मॉलिक्यूल चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, अट्रैक्शन का चांस दोनों में पाया जाता है। अगर मैं आपसे सरसरी पूछूं कि आपको क्या लगता है, ये वाली अट्रैक्शन स्ट्रांग है या ये वाली अट्रैक्शन स्ट्रांग है, तो आप बिला झिझक ये कहेंगे सर ये प्लस माइनस के दरमियान में जो जेन्युइन फोर्स लगती है वो स्ट्रांग होगी, और ये जिसका कोई अभी हमें एविडेंस नहीं मिल रहा कि ये क्यों है अट्रैक्शन, डेफिनेटली ये वीक अट्रैक्शन होगी। और ऐसा ही है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स के दरमियान में जो फोर्स है ये स्ट्रांग है और ये वाली फोर्स वीक है। चाहे फोर्स ये हो चाहे फोर्स ये हो, हैं तो दोनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की ये जो टाइप है इसका नाम है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, जिसको आपने शुरू में एसएलओ में इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का नाम भी दिया था। आगे इसकी तफसील पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हमने इतना फर्क जाना कि क्या होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं वापस स्लाइड की तरफ चलता हूं, फिर मैं सिमुलेशन की तरफ वापस आऊंगा। अभी तक जो मैंने आपको समझाया उसको आप एक स्लाइड में देख लें जी। डियर स्टूडेंट्स, स्लाइड में आप देख सकते हैं ये आपको एक मॉलिक्यूल नजर आ रहा है और ये एक और मॉलिक्यूल नजर आ रहा है। दरअसल मॉलिक्यूल के H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। पार्शियल पॉजिटिव एंड और पार्शियल नेगेटिव एंड के दरमियान में जो अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, शाबाश, ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में,
इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, और साथ में लिखा गया निस्बतन ये कमजोर फोर्स होती है। इसके मुकाबले में एक और फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में नहीं है बल्कि मॉलिक्यूल के अंदर है, और ये वो फोर्स है जिसने मॉलिक्यूल के एटम्स को जकड़ा हुआ, पकड़ा हुआ है, और इसको हमने केमिकल बॉन्ड का नाम दिया था, केमिकल बॉन्ड। दरअसल होता तो ये केमिकल बॉन्ड है, लेकिन टेक्निकली दिस इज इंट्रा, लफ्ज का फर्क है, इंट्रा, यहां इंटर है तो यहां इंट्रा, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। अब इसके नीचे लिखा हुआ ये स्ट्रांग है, ये वीक है। अब इस चीज को हमने साबित करना है, प्रूव करना है कि ये स्ट्रांग है और ये वीक है। कैसे प्रूव करते हैं, इसके लिए भी हम सिमुलेशन की तरफ चलेंगे और जिसमें हमें इस चीज का प्रूफ मिलेगा। मिनट जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब जरा गौर से सिमुलेशन को जरा अपने इसका जायजा लेना है। दर हकीकत आप देख सकते हैं कि एक तरफ ऐसे मॉलिक्यूल्स जमा हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं है, नॉन पोलर, और एक तरफ आप देख सकते हैं इस तरह से सिमेट्रिकली प्लस माइनस की सिमेट्री आपको नजर आ रही है, और ये सारे मॉलिक्यूल्स प्लस माइनस जो हैं ये इकट्ठे हैं। कोई ना कोई तो फोर्स है जिसने इसको जोड़ के रखा है, और अभी मैं उस फोर्स का जिक्र करके आया हूं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में यहां डाइपोल डाइपोल फोर्स है, और यहां कमजोर लंदन डिस्पर्जन फोर्स, जिसको मैंने बोला डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। तफसील आगे पढ़ेंगे, सिर्फ अभी हम देखेंगे कि इन दोनों का मुकाबला करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखें जी, मैं इनको हीट कर रहा हूं। दरअसल हीट करने पे होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी दरअसल मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की मेजरमेंट है। जितना मॉलिक्यूल मूव करेगा समझ लें उसमें उतनी काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको टेम्परेचर देना पड़ता है। आप अगर ये नोटिस करें, टेम्परेचर दोनों के लिए मैंने एक जैसा बढ़ाया, टेम्परेचर के बढ़ाने पे किस साइड पर आपने नोटिस किया है कि मॉलिक्यूल अलग हो रहे हैं ज्यादा? इस साइड पे आप देखें मॉलिक्यूल अलग हो रहे हैं, और इस साइड पे देखें तो मॉलिक्यूल अभी आपस में अटैच हैं। इसका मतलब यह है कि इनमें कमजोर कुव्वत थी, कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थी, जो फौरन टूट गई और मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए। और इसमें देखा जाए तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्स है, जो अभी तक टूटी नहीं है। अब हम देखते हैं कि मजीद हीट बढ़ाते हैं। अगर हम मजीद हीट बढ़ाएं तो स्टिल इनकी वाइब्रेशन में तो इजाफा हुआ है, बट फोर्सेस इतनी स्ट्रांग है कि अभी भी ब्रेक नहीं हुई, लेकिन वहां पर ब्रेकडाउन का सिलसिला बढ़ता ही चला जा रहा है। बहरहाल मैं टेम्परेचर को और बढ़ाता हूं, और टेम्परेचर को बढ़ाने के बावजूद आप अगर जरा नोट करें तो यहां मॉलिक्यूल्स तेजी से इधर उधर भाग रहे हैं, और यहां पर स्टिल इनमें अभी कोई ना कोई अटैचमेंट बाकी है। ये स्टूडेंट्स अगर आप स्क्रीन पे जरा देखें, अगर आप स्क्रीन पे नोटिस करें तो जो ये दो सर्कल्स हैं, इनके दरमियान में जो बॉन्ड है वो अभी भी नहीं टूटा, वो भी बरकरार है। सिमिलरली अगर यहां पे भी कोई फोर्स के टूटने का चांस है तो वो प्लस माइनस के दरमियान में जो मॉलिक्यूल के अंदर वाला बॉन्ड है वो टूटने का चांस नहीं है, बल्कि मॉलिक्यूल्स के अलग होने का चांस है। इससे साफ पता चलता है कि जब आप मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल टूटते नहीं हैं, हाँ अलग अलग होते हैं। अलग अलग या करीब करीब होने के पीछे जो फोर्स अमल करती है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, और जबकि मॉलिक्यूल के तोड़ने में या मॉलिक्यूल को जोड़ के रखने में जिस फोर्स का अमल दखल है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। इस वीडियो से आपको अंदाजा हो गया इस सिमुलेशन से कि अगर हीट देने पे फोर्स टूटेगी तो वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं टूटेगी, बल्कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स टूटेगी। इससे पता चलता है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स एक कमजोर फोर्स का नाम है, और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो एक मजबूत फोर्स का नाम है। जी स्टूडेंट्स वापस चलते हैं। अब
मैं चाहूंगा कि आप पहले ही फर्क जान लें कि इस फोर्स की वजह से क्या क्या कंट्रोल होता है और इस फोर्स की वजह से क्या क्या कंट्रोल होता है। ये स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो H अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, H किसी न किसी चीज के साथ जाके रिएक्शन कर लेगा, क्लोरीन भी अपनी शक्ल और अपनी हालत बदल लेगा। ऐसा करने का मतलब है कि कौन सी तब्दीली वाकया हुई, केमिकल चेंज आया। तो इसका मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो केमिकल चेंज की वजह बनती है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, अगर मैं इसको मजबूत करता हूं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये दोनों मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे और इनके करीब आने पर क्या होगा, ये इनकी हालत बदल जाएगी, ये सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। अगर मैं इन फोर्सेस को हीट देने की वजह से, मॉलिक्यूल्स की हरकत करने की वजह से ये फोर्सेस अगर कमजोर पड़ जाएं तो मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, और मॉलिक्यूल के दूर दूर चले जाने से ज्यादा क्या होगा कि ये सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड, या लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। तो इसका मतलब जो फिजिकल तब्दीली है, फिजिकल बोलते हैं जिसको आम आंख से आप देख सकते हैं। अभी देखा बर्फ फ्रिज से निकाली, पानी बन गया, पानी बुखारात में चेंज हो गए, ये वो सारी तब्दीलियां हैं जिनको आप आम आंख से देख सकते हैं। ये दीज आर फिजिकल चेंजेस। और फिजिकल फैक्टर्स को, फिजिकल प्रॉपर्टीज को कौन कंट्रोल करता है, दीज वीक फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और केमिकल चेंजेस को इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कंट्रोल करती हैं। अब ये स्लाइड जरा आगे करें और बिल्कुल आखिरी स्लाइड खोलें ताकि मैं बच्चों को फर्क बता सकूं कि क्या फर्क है। आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। जी, ये टेबल देखें। इस टेबल में स्टूडेंट्स आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स में मैंने फर्क बताए हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है, डेफिनेशन, फोर्स दैट अकर बिटवीन मॉलिक्यूल्स और एटम्स, जो मॉलिक्यूल और एटम्स के दरमियान में पाई जाएगी वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। फोर्स दैट होल्ड एटम टुगेदर विद इन अ मॉलिक्यूल। अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स की बात करूं तो वैंडरवाल फोर्सेस, जिनमें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस आती हैं, डायपोल डायपोल फोर्सेस आती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन तमाम फोर्सेस को तफसील से आगे हम जानेंगे। अगर मैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की बात करूं तो कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड, जो कि एटम्स को जोड़ के रखता है, केमिकली कनेक्ट रखता है, दीज आर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ पे बात करूं तो जनरली, आमतौर पे ये वीक होती हैं कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी इंटर वाली कोई भी हो ताकत, वो वीक ही होगी एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। रोल क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करती हैं, सच एज बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करती हैं, रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमिन करती हैं कि मॉलिक्यूल कितना रिएक्टिव होगा, कितना कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि रिएक्टिविटी तो उसके बॉन्ड पे डिपेंड करती है। आगे बढ़े, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ऑब्वियसली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स चूंकि कमजोर है, उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए। हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, चूंकि स्ट्रॉन्ग होती है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, को तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। एग्जांपल्स की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर बाय अ हाइड्रोजन बॉन्ड, आपको पढ़ाएंगे आगे। एटम इन वाटर मॉलिक्यूल, जैसे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स हैं, ये आपस में ये कनेक्टेड हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। ये जो बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इन्फ्लुएंस ऑन स्टेट की बात करें, डेफिनेटली जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, कोई चीज सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, गैस होगी, किसी भी गिवन टेम्परेचर पे इसका फैसला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स करेगी। डज नॉट इफेक्ट द स्टेट ऑफ मैटर बट डिटरमिन द मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी। कोई कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, ये उसके बॉन्ड पे डिपेंड करता है। तो ये रहा फर्क। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको एग्जैक्ट ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे। अब वापस चलते हैं और कुछ और फोर्सेस को मजीद हम डिटेल से देखते हैं। जी, शुरू से अब तक ठीक है, बस ठीक है, मैं कर लेता हूँ आगे। जी स्टूडेंट्स, यहां से अब आगे बढ़ते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस
क्या होती हैं अच्छे से बता चुका हूं, दोबारा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बस 2-3 बातें इसमें मैं रिकॉल करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और यहां पर एक नया लफ्ज है रिपल्शन। जरूरी नहीं कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अट्रैक्शन वाली ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हों, बल्कि वो अट्रैक्शन की बजाय रिपल्शन का बाइस भी बनती हैं। अभी हम देखेंगे that occur between neighboring particles such as molecule, atom और ion। जाहिर सी बात है ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ये कोई एटम्स भी हो सकते हैं, ये कोई आयंस भी हो सकते हैं। तो इनके दरमियान में जो फोर्सेस पाई जाएंगी वो सारी की सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। अच्छा, इनको समझने के बाद हमें मिलेगा क्या? हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझ पाएंगे, किसी का कितना मेल्टिंग पॉइंट है, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, क्यों है, ये सब कुछ हम देखेंगे। अब एक चार्ट है जिसको हमने समझना है सारा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, नॉन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग। ये वर्ड नॉन बॉन्डिंग क्यों यूज किया गया है? अगर आप थोड़ा गौर करें, मैं पीछे मिसाल दे के आया हूं, ये बॉन्ड है, दिस इज बॉन्ड। जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है वो बॉन्डिंग फोर्स है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में है वो बॉन्डिंग फोर्स नहीं है, वो नॉन बॉन्डिंग फोर्स है। दैट्स वाई जहां जहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आएगा साथ में याद रखिएगा नॉन बॉन्डिंग फोर्स का जिक्र भी वहीं पे आएगा। नॉन बॉन्डिंग फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दोनों में से कोई भी नाम आ जाए, मतलब दोनों का सेम है। अब वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है आयन डाइपोल। क्या मतलब है आयन डाइपोल का? आयन डाइपोल का मतलब है कि एक एंड पर कोई आयन होगा और दूसरे एंड पर एक मॉलिक्यूल होगा जिस पे पार्शियल नेगेटिव होगा, जिस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। अब इस आयन और इस पोल के दरमियान में जो फोर्स पाई जाएगी उसका नाम क्या होगा? आयन डाइपोल फोर्स। सर ये कभी हमें आयन और पोल के दरमियान में फर्क बताएं, आयन और पोल के दरमियान में क्या फर्क होता है? बहुत ही आसान है, बचपन में पढ़ा था, दोबारा बता देता हूं। याद रखिए, जब भी एक मेटल और नॉन मेटल की कनेक्शन बनती है तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो मेटल पे पॉजिटिव आएगा, नॉन मेटल चूंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है नेगेटिव आएगा। दीज आर आयंस। लेकिन जब भी बॉन्ड बनाने वालों में, मॉलिक्यूल जब बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड अगर नॉन मेटल्स के दरमियान में बने तो तब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। शेयरिंग में क्या होता है? एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, एक की कम। ज्यादा वाले पे पार्शियल नेगेटिव, कम वाले पे पार्शियल पॉजिटिव। यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा झुक गया है, एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम। अगर ट्रांसफर होता तो प्लस माइनस चार्ज आता, अगर थोड़ा सा झुकाव, एक तरफ ज्यादा है और एक तरफ कम है, तो उससे पोल्स बनते हैं। ये बातें आपको पता है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ी है। अब अगर ऐसा होगा, एक तरफ आयन होगा, एक तरफ डाइपोल होगा, इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आगे करें जरा स्लाइड जी, आगे नेक्स्ट जी। ये देखिए जरा पीछे, ये देखें जी, ये मेरे पास नमक है। नमक किस पे मुश्तमिल होता है? नमक का फार्मूला क्या है? NaCl। NaCl में नमक, Na मेटल है और Cl नॉन मेटल है, डेफिनेटली प्लस माइनस। आप देख सकते हैं इसमें रेड वाला प्लस है और ग्रीन वाला माइनस है। अब इस नमक को जब मैं पानी में डालूंगा, पानी का क्या फार्मूला होता है? HOH। इसमें आप देख सकते हैं ये जो रेड वाला सर्कल है वो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो व्हाइट वाला है वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। मतलब कि पार्शियल वाले जो एंड्स हैं वो पोल्स होते हैं ना। अब नमक और पानी को मिलाऊंगा तो नमक का माइनस पानी का पार्शियल पॉजिटिव एक दूसरे को खींचेंगे। नमक का पॉजिटिव, पानी का नेगेटिव एक दूसरे को खींचेंगे। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, मैंने बोला था ना, व्हाइट वाला प्लस है, रेड वाला माइनस है, ठीक है। तो इस तरह से पानी के पोल्स, पानी के चूंकि दो पोल्स हैं, पार्शियल पॉजिटिव भी है पानी में, पार्शियल नेगेटिव भी है, तो दो पोल्स को डाइपोल कहेंगे। तो पानी के डाइपोल्स, नमक के आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इस तरह नमक के आयंस हल हो जाएंगे।
नमक के आयंस टूट जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होने के बाद इस तरह से पानी में हल हो जाएंगे। ये देखिए, पानी का नेगेटिव, नमक का पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से प्लस और माइनस दोनों ही पानी में हल हो गए, और अब इनके दरमियान में जो फोर्स पाई जाएगी उसमें एक एंड पर आयन है और दूसरे एंड पर क्या है, डाइपोल है। तो इस फोर्स का नाम क्या पड़ा, आयन डाइपोल फोर्स। क्या नाम पड़ा बेटा, आयन डाइपोल फोर्स। और इस तरह से नमक और पानी का क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। नमक और पानी का क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं जरा इसकी एक सिमुलेशन दिखाना चाहता हूं। जरा खोलें, जरा नहीं उधर नहीं, इधर खोलें जरा गूगल। जस्ट अ मिनट, मैं जरा सिमुलेशन को लोड कर लूं। अच्छा जी, जस्ट एक 30 सेकेंड लगेंगे, ये सिमुलेशन लोड हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूं। दिखाएं जरा। तो जरा जी इसको उधर ले जाएं जरा। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस फिनोमेना को जरा थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये मेरे पास पानी है और इस पानी में ये नमक है। करना यह है कि हमें एक सॉल्ट लेना है और इस सॉल्ट को पानी में थ्रो करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे ये सॉल्ट पानी में आएगा तो पानी में आते साथ ही आपने ये नोटिस किया कि कुछ सॉल्ट नीचे बैठ जाएगा। अब जो सॉल्ट अभी इंटेंगल है, समझ लें ये नमक के वो जर्रात हैं जो भी पानी में हल नहीं हुए, और जो पानी में हल हो गए हैं वो पानी में इधर उधर भाग रहे हैं, आजाद हो गए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसने सॉल्ट को पानी में हल होने में मजबूर किया, तो आप ये कहेंगे कि पानी और सॉल्ट के पार्टिकल में, अब देखो आहिस्ता 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 ये सारे डिसोल्व हो रहे हैं। अगर मैं इसमें मजीद पानी भर देता हूं, जस्ट अ मिनट, ये लगता है कि उसका फंक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। बहरहाल हमें यहां सीखना क्या है, हमें जवाब एक देना है कि वो कौन सी ताकत है जिसने सॉल्ट को पानी में हल होने पे मजबूर किया। तो तज्जिया करने के बाद पता चलेगा आयन डाइपोल फोर्स। आयन डाइपोल फोर्स, तो आयन डाइपोल फोर्स है जो ये मजबूर करती है डिफरेंट तरह के सॉल्ट्स को पानी में हल होने के लिए। अच्छा, इस फोर्स का जिक्र एक और चैप्टर में आएगा, मैं आपको भी बता देता हूं। आप चैप्टर नंबर 6 में जब आप सॉल्यूशन फॉर्मेशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें इस सिमुलेशन का दोबारा हम जिक्र करेंगे। इसकी फर्दर डिटेल्स जो हैं हम वहां पे डिस्कस करेंगे, इसके फर्दर जो सारे फैक्टर्स हैं हम वहां पर देखेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना समझना था। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉल्ट की पानी में सोलिबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए जरा। Dear students, electronegativity role, the strength of ion dipole attraction depends upon the charge and the size of ion and the dipole moment of the polar molecule influenced by the electronegativity difference in the molecule। ये क्या है अभी आपको समझाते हैं। मान लीजिएगा मेरे पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। नाउ दिस इज आयोनिक कंपाउंड, और मेरे पास एक ऐसा केमिकल है जिसके अंदर ए है और बी है। ए पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और बी पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है।
ए की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत है मान लीजिए 0.9 और बी की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत है 3.1। जिसकी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और जिसकी कम होती है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। नाउ दिस इज पोलर मॉलिक्यूल और ये मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है। अब इस प्लस माइनस के दरमियान में जो अट्रैक्शन डेवलप होगी, इस अट्रैक्शन का नाम हम क्या रखेंगे, अभी मैं पढ़ा के आया हूं, दिस इज आयन एंड दिस इज डाइपोल। तो क्या नाम है, आयन डाइपोल फोर्स। एक केस आपके सामने और रखता हूं, मेरे पास यहां पर +2 है और मेरे पास यहां पर -2 है। मसलन मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। अब मैं इसको एक ऐसे केमिकल में डालता हूं, ऐसे लिक्विड में डालता हूं जिसमें AD है। AD, D इज अ डिफरेंट एलिमेंट। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमें पता है 0.9, लेकिन डी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0। यहां 4.0 की बजाय हम 3.5 कर देते हैं फर्जी तौर पे। डेफिनेटली इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा और इस पे पार्शियल नेगेटिव। अगर मैं आपको बोलूं इस पार्शियल नेगेटिव में और इस पार्शियल नेगेटिव में क्या फर्क है, तो ये ग्रेटर है, ये थोड़ा स्मॉल है। इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ कम है। क्यों? क्योंकि इसकी ताकत डी की ज्यादा है, बी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ और पोल्स मजबूत होंगे। सिमिलरली यहां वाला प्लस भी स्ट्रांग है, यहां वाला प्लस वीक है, क्योंकि प्लस तो बनता है इलेक्ट्रॉन्स के दूर जाने पर, लिहाजा डी ने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचना है तो प्लस भी स्ट्रांग माइनस भी स्ट्रांग। सवाल यह है कि अब इस प्लस माइनस के दरमियान में जो भी अट्रैक्शन डेवलप होगी उसका नाम भी तो आयन डाइपोल होगा। कौन सी स्ट्रांग है, विच वन इज स्ट्रॉन्गर एंड विच वन इज वीकर? जी डियर स्टूडेंट्स, आप में से कौन जवाब देगा? जी आप जवाब देंगे। कॉमन सेंस, ये स्ट्रॉन्गर है, ये वीकर है। क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज की इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। जब चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो डेफिनेटली फोर्स भी स्ट्रांग होगी। यही चीज मैंने ऊपर बताई है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए और चार्ज की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, आयंस की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको आयन डाइपोल फोर्स समझ आ गया है। अब पीछे आ जाएं वापस मेन स्लाइड की तरफ, पीछे जी, आगे ये भाई। अब नेक्स्ट हमारे पास है डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल डाइपोल का तो आपको आराम से समझ आ जाएगा, अभी जो मैंने आपको दिखाया भी था कि अगर दोनों तरफ ही पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होंगे, अभी जो मैंने आपको HCl की मिसाल दी थी, आगे जरा करें स्लाइड इससे एक, ये वाली जो एग्जांपल है नेक्स्ट, ये H पे पार्शियल पॉजिटिव, Cl पे पार्शियल नेगेटिव, इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स है डाइपोल डाइपोल, सिंपल हम क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्स। नेक्स्ट आगे करें जरा। अच्छा जी, अब मैं लेक्चर को वाइंड अप करूंगा, लेकिन पहले कुछ सिमुलेशंस आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि कल का लेक्चर जब आप पढ़ें तो इस सिमुलेशंस आपके दिमाग में चलनी चाहिए कल सारा दिन, ताकि कल जो मैं पढ़ाऊं तो उसके लिए पहले से ही दिमाग में एक सॉफ्ट इमेज बनी हो। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं वो ये है। स्टूडेंट्स आपने जरा गौर से समझना है, ये आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, कल हमने जो समझना है उसके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ऑयल जो कि नॉन पोलर होता है और वाटर जो कि पोलर होता है, मैं इसको मिक्स करने लगा हूं। मैंने अच्छी तरह ऑयल और वाटर को मिक्स कर दिया, जबरदस्ती मिक्स कर दिया, और आपने भी देखा है कि वक्ती तौर पे पानी और तेल हल भी हो जाते हैं। क्या ये हल रहेंगे? अगर आप गौर से देखें, अभी तो पानी के मॉलिक्यूल्स ने ऑयल के मॉलिक्यूल को अपने अंदर जकड़ा हुआ है, अपने साथ रखा हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को चाहते हैं, उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होती है, तो देखते ही देखते वो तेल के मॉलिक्यूल्स को यानी ऑयल के मॉलिक्यूल्स को अपने में से निकाल देंगे और आहिस्ता आहिस्ता पानी अलग हो जाएगा और तेल अलग हो जाएगा। आप ये देखें जरा, तेल के मॉलिक्यूल अलग होते जा रहे हैं और पानी के मॉलिक्यूल अलग होते जा रहे हैं। इससे हमें एक चीज समझ आती है, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। पोलर चाहता है कि मैं पोलर के साथ रहूं,
नॉन पोलर चाहता है कि मैं नॉन पोलर के साथ रहूं। नॉन पोलर वाली फोर्सेस और तरह की होती हैं, पोलर वाली फोर्सेस और तरह की होती हैं। इसलिए जब आप पोलर और नॉन पोलर को इकट्ठा करते हैं तो पोलर अलग, नॉन पोलर अलग। एक तो हम कल इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट मैं अगली जो चीज आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं वो है स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। मैं यहां पर मेरे पास 3 तरह की केसेस हैं, लो पोलैरिटी, मीडियम पोलैरिटी, हाई पोलैरिटी। मैं पहले हाई पोलैरिटी को सिलेक्ट करता हूं। हाई पोलैरिटी का मतलब है प्लस भी स्ट्रांग माइनस भी स्ट्रांग। अभी मैंने आपको बताया कि पोल्स की स्ट्रेंथ, पोल्स के मजबूत होने का दारोमदार किस चीज पे होता है। एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, दूसरे की ज्यादा हो, जितना फर्क होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रॉन्स का झुकाव एक तरफ ज्यादा होगा एक तरफ कम होगा, पोल्स उतने मजबूत हो जाएंगे, प्लस माइनस उतना मजबूत हो जाएगा। अब ये स्टार के साथ ये जो जिगजैग लाइंस हैं ये शो करती हैं कि इनको अलहदा करना कितना ही मुश्किल है। देखो मैं कितनी ताकत लगा रहा हूं, कितना स्ट्रेच कर रहा हूं, फिर जाके ये अलहदा हुआ। इसका मतलब ये जो ये जो फोर्सेस हैं, शाबाश, पहले तो नाम बताएं इनका, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस हैं वो तो बरकरार हैं। जो मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्सेस थी, यानी जिसको मैंने इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स का नाम दिया था, वो तो नहीं टूटी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटी हैं। ठीक है, ये देखें, ये प्लस माइनस के दरमियान में जो डाइपोल डाइपोल फोर्स थी, डाइपोल डाइपोल फोर्स थी, डाइपोल डाइपोल फोर्स थी, ये मैंने तोड़ी, इसको 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 ये टूटी है। तो दरअसल जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी, जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल उतने पोलर होंगे, उनको तोड़ना उतना मुश्किल होगा। अब मैं मीडियम पोलैरिटी वाले की बात करता हूं। ये मीडियम पोलैरिटी है। देखो मीडियम पोलैरिटी वाले को अलहदा करना निस्बतन आसान है। देखो इसको अलहदा करना निस्बतन क्या है, आसान है। ठीक है, ये देखें, ये जो दो बीच में बगैर चार्जेस के आगे है ना, ये शो करता है कि पोलैरिटी कम हो गई है। और पोलैरिटी कम होने से देखें इनको अलहदा करना निस्बतन ये देखिए आसान है। और अगर मैं पोलैरिटी को कम कर दूं, लो पोलैरिटी कर दूं, ये लो पोलैरिटी यानी देखो पोल्स कम रह गए हैं, बाकी खत्म हो गए हैं पोल्स। जितनी पोलैरिटी कम होगी, मॉलिक्यूल्स को अलहदा करना उतना आसान हो जाएगा। एक तो फिर हम कल इस पर भी बात करेंगे, ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब बिल्कुल आखिर पे पहुंच गया लेक्चर। ये चीज हमारे काम की नहीं है, आउट ऑफ स्कोप है। बाकी चीजें जो हैं वो कल के लेक्चर में डिस्कस होंगी आगे। ये वाली जो फोर्सेस हैं, ये लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हमने कल पढ़नी है। आज हमने सिर्फ डाइपोल पे बात की, व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड व्हाट आर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, उस पर बात की। कोई सवाल है आप में से तो कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लेक्चर को वाइंड अप करें। किसी किस्म का सवाल, यहाँ जो बच्चे बैठे हैं आपको सबको क्लियर है जी? हाँ जी, जूम पे जो बच्चे बैठे हैं उनमें से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।